अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शादेब खानजादा। पनामा जीआईटी की रिपोर्ट के बाद वजीर आजम नवाज शरीफ पर मुस्ताफी होने का दबाव बढ़ रहा है। ऑपोजिशन जमातें अब मिलकर यह दबाव बढ़ा रही हैं। अब से कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आफ्ताब शेरपाऊ हो या फिर चौधरी बिरादरान हो, इमरान खान हो, शेख रशीद हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सबकी तरफ से एक ही मुतालबा है कि मियां नवाज शरीफ इस्तीफा दें। और नून लीग की तरफ से एक ही जवाब है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे बल्कि अदालत में अपना केस लड़ेंगे। आज भी जीआईटी के हवाले से और जीआईटी के किरदार के हवाले से नून लीग ने सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑपोजिशन के राब्तों में भी तेजी आ गई है। सियासी मुहाज पर होने वाली हलचल से नून लीग के लिए मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखालिफ तहरीक ने जोर पकड़ लिया है और इसी हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत का इजलास हुआ, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने ना सिर्फ नवाज शरीफ के इस्तीफे का मुतालबा किया बल्कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर खजाना इसाक डार से भी इस्तीफा मांग लिया। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मांगते हैं, शहबाज शरीफ का इस्तीफा मांगते हैं, ये रिपोर्ट सारी देख के, और इसाक डार का तो फौरी तौर पे इस्तीफा मांगते हैं, इसलिए कि वो मुल्क के खजाने पे एक मनी लॉन्ड्रर बैठा हुआ है। ये भी साबित हो गया है कि जो उसने एक 164 के तहत एक कन्फेशनल स्टेटमेंट दी थी वो सच थी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। आज जरदारी साहब की साहबजादियां भी गो नवाज गो के ट्वीट्स करती रहीं और बिलावल भुट्टो क्या कह रहे हैं ये जरा सुनिए। हमने कल वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मॉरल ग्राउंड्स पे इस्तीफ़ा मांगा था, मगर आज जीआईटी रिपोर्ट को स्टडी करके हमने अभी मुतालबा करना है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब कानूनी ग्राउंड्स पर, लीगल ग्राउंड्स पर अभी इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। इखलाकी ग्राउंड्स पर ही नहीं कह रहे हैं कि कल तो हम इखलाकी ग्राउंड्स पर कह रहे थे, मगर अब हम कह रहे हैं कि कानूनी ग्राउंड पर भी, लीगल ग्राउंड पर भी मियां नवाज शरीफ इस्तीफा दें। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ने इस बात पर इत्तफाक किया कि वज़ीर आज़म के इस्तीफे से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी ही नवाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा नहीं कर रही, बल्कि एमक्यूएम पाकिस्तान, जमात इस्लामी, पाक सरजमीन पार्टी भी यही मुतालबा करते नजर आ रहे हैं। मियां शहबाज शरीफ के हवाले से भी इस्तीफे का मुतालबा आज इमरान खान साहब ने किया। कल हमने जीआईटी की रिपोर्ट के बहुत सारे मामलात आपके सामने रखे थे कि बहुत ही कैटेगोरिकली मरियम नवाज साहिबा के हवाले से उन्हें यह कहा गया कि उन्होंने अदालत से झूठ बोला, मुजरिमाना फेल किया, उनकी जो ट्रस्ट डीड है वो भी झूठी है, वो भी गलत है, और किस तरीके से उन्होंने हकाइक बयान किए। हुसैन नवाज, हसन नवाज, मियां नवाज शरीफ, सबके बयानात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया था। मियां शहबाज शरीफ ने क्या कहा? क्या उन्हें पता था कि उनके वालिद साहब मियां शरीफ किस तरीके से कतरियों के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर कतरी किस तरीके से हसन नवाज, हुसैन नवाज को पैसे दे रहे हैं, अल तौफीक की सेटलमेंट कर रहे हैं, या फिर फ्लैट्स किस तरीके से हुसैन नवाज को कतरियों ने दिए उनके वालिद साहब की ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट के नतीजे में? बड़े ही दिलचस्प बयान है मियां शहबाज शरीफ के जीआईटी को। मियां शहबाज शरीफ के हवाले से जीआईटी ने कोई सिफारिश नहीं की है, ना ही उनके असासों की छानबीन की गई है। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ, हसन हुसैन नवाज, इसके अलावा मरियम नवाज साहिबा, यहाँ तक कि कुलसूम नवाज साहिबा के भी असासों के हवाले से उन्होंने जजमेंट दिया, मियां शरीफ के असासों के हवाले से भी जजमेंट किया, मगर जीआईटी ने कई मकामात पर इस बात की निशानदही की कि शहबाज शरीफ ने हुसैन नवाज की तरफ से जमा कराई गई दस्तावेज के बरखिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार किया। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि तारिक शफी के मुताबिक शहबाज शरीफ 1978 से 1980 तक गल्फ स्टील मिल्स के मामलात में शामिल थे, लेकिन जब शहबाज शरीफ से इस हवाले से पूछा गया तो उन्होंने इस मामले से दूरी इख्तियार करते हुए यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने गल्फ स्टील मिल्स के मामलात में कोई किरदार अदा नहीं किया, जबकि अपने वालिद साहब के हुक्म पर सिर्फ वो गल्फ स्टील मिल के 1980 के शेयर्स फरोख्त के मुआहदे के वक्त तारिक शफी की मदद जरूर की थी उन्होंने, मगर शहबाज शरीफ ने फरोख्त किए जाने वाले 1978 के शेयर्स के मुआहदे पर अपनी दस्तखत को भी पहचानने से इनकार कर दिया और इस मुआहदे में अपने गवाह होने पर भी इनकारी रहे। जीआईटी के मुताबिक शहबाज शरीफ का इस मामले से पीछे हट जाना असल में तारिक शफी की जानिब से हुसैन नवाज के पेश करदा गल्फ स्टील मिल के दस्तावेजात की साख को मुतनाज़ बनाता है, क्योंकि इन दस्तावेजात के मुताबिक
शहबाज शरीफ ही ने मुआहदे का आगाज किया और उस पर उनके दस्तखत भी हैं। इन मुतजाद बयानात से पता लगता है कि शहबाज शरीफ और तारिक शफी दोनों ही गल्फ स्टील मिल के मसले पर दूरी इख्तियार करना चाहते थे। यानी शहबाज शरीफ की तरफ से इनकार की वजह से जीआईटी इस नतीजे पर पहुंची कि दस्तावेजात मुतनाज़े हैं। जीआईटी ने अपनी रिपोर्ट के सफ़ा नंबर 86 में लिखा है कि शहबाज शरीफ गल्फ स्टील मिल्स के मामला से ला इल्म दिखाई दिए। शहबाज शरीफ ने जीआईटी के सामने कहा कि वो नहीं जानते कि तारिक शफी ने गल्फ स्टील मिल बेचने के बाद कितने पैसे अलसानी खानदान को दिए। ये शहबाज शरीफ ने जीआईटी को बताया। अलबत्ता उनके वालिद साहब और उनके कज़न तारिक शफी ने उन्हें 1980 में होने वाली कुछ सरमायाकारी का जिक्र जरूर किया था। कितने पैसे थे उन्हें नहीं पता। इसके अलावा हुसैन नवाज के दावे के मुताबिक लंदन में कतरी शहजादे की सरमायाकारी के मामले से भी शहबाज शरीफ ने लाइल्मी जाहिर की। इन तमाम बातों का तज्जिया करते हुए जीआईटी इस नतीजे पर पहुंची है कि गल्फ स्टील मिल्स के मामलात में जो अहम गवाह हैं उन्होंने इस मसले पर बात करने से हिचकिचाहट का मुजाहरा किया, जिससे यह तासुर पैदा होता है कि यह सब जानबूझकर किया गया ताकि बयानात में मजीद तजादात से खुद को बचाया जा सके। जबकि कतरी खानदान की सरमायाकारी के मुतालिक शरीफ खानदान के एक ऐसे फर्द का यानी शहबाज शरीफ का ला इल्म होना भी अजीब बात है। जीआईटी कह रही है कि कतरी सरमायाकारी हुई, ये मियाँ शरीफ ने की। इस हवाले से शहबाज शरीफ साहब का ला इल्म होना एक ताज्जुब की बात है। कतरी बाद में अगर हसन नवाज को पैसे देते रहे या फिर अजीजिया के लिए, ये बात ना पता होना ताज्जुब की बात है। इसके अलावा जीआईटी ने अल तौफीक केस के हवाले से शहबाज शरीफ के बयान का भी जिक्र किया। अल तौफीक केस 1990 में दायर किया गया। इस केस में शहबाज शरीफ को भी फरीक बनाया गया और लंदन की अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ फैसला दिया। शरीफ खानदान का मौक़िफ़ रहा है, जीआईटी के हवाले से बात हो रही है कि कतरी शहजादे की जानिब से दिए गए $8 मिलियन के जरिए आउट ऑफ द कोर्ट सेटल किया गया मामला, और ये शरीफ खानदान की तरफ से किया गया है कि यह पैसे भी कतरियों ने दिए थे $80 लाख। जीआईटी के मुताबिक केस में फरीक होने के बावजूद शहबाज शरीफ ने केस के हवाले से पूछे गए सवालात का कोई जवाब नहीं दिया और यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लंदन के कोर्ट के फैसले को पाकिस्तान हाई कोर्ट का फैसला खत्म कर चुका है, इसलिए आप इस मामले में दोबारा तहकीकात नहीं कर सकते। जिस पर जीआईटी ने उन्हें यह बताया कि जीआईटी को तहकीकात में सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया है। अलबत्ता इस हवाले से शहबाज शरीफ ने ना ही जीआईटी के सामने हाई कोर्ट का फैसला रखा जीआईटी के मुताबिक, और ना ही जीआईटी को किसी ऐसे फैसले के हवाले से इल्म है। जीआईटी ने बार बार शहबाज शरीफ की ला इल्मी का जिक्र किया है अपने फैसले में और ताज्जुब का इजहार किया है कि अपने ही वालिद साहब की तरफ से की गई इन्वेस्टमेंट जो कि जिसके नताइज जो हैं, जिसके समराज जो हैं, उनके पोतों को मिले, हसन हुसैन नवाज को मिले, अल तौफीक केस की सेटलमेंट हुई, इस सब से शहबाज शरीफ कैसे लाइल थे। जीआईटी ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के पूरे खानदान के असासों का जायजा लिया और उस पर अपनी फाइंडिंग दी है, मगर शहबाज शरीफ साहब के असासों की तफसीलात पर कोई बात नहीं की। मगर खैर, शहबाज शरीफ साहब इस सारे मामले में रिस्पॉन्डेंट भी नहीं थे, मगर कुलसूम नवाज साहिबा भी नहीं थी, मियाँ शरीफ भी नहीं थे, मगर उनके असासों के हवाले से फाइंडिंग आई है। जीआईटी ने मियाँ शरीफ के असासों का भी जायजा लिया और अपनी फाइंडिंग में लिखा कि मियाँ मोहम्मद शरीफ के असासों और उनके ज़राए में मुताबिकत नहीं, जबकि उनके असासों में 1992 और 1993 में वाज़े इजाफा देखा गया। उनके मुआशी तरक्की और ज़राए आमदनी का जायजा लेने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा जा सकता है, जीआईटी कहती है, कि मियाँ मोहम्मद शरीफ बादियुन नज़र में आमदनी के ज़्यादा असासों के मालिक थे, जबकि उनके ज़राए आमदनी गैर वाज़े हैं। फिर जीआईटी आगे मरियम नवाज के असासों का भी जिक्र करती है और कहती है कि उनकी फाइंडिंग में जीआईटी लिखती है कि मरियम नवाज के असासों में 90 की दिहाई के आगाज़ में बेपनाह इजाफा हुआ, हालांकि उन्होंने अपने ज़राए आमदनी जाहिर नहीं किए। उनके माली असासों और माली मामलात और FBR के रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद यह पता चलता है कि उन्होंने असासों की गलत तफसीलात जमा कराई, जिससे असासे छुपाने और टैक्स चोरी की कोशिश कहा जा सकता है। मरियम नवाज के असासों और FBR का रिकॉर्ड का जायजा ये जाहिर करता है कि बादियुन नज़र में, फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि बादियुन नज़र में मरियम नवाज के असासे ज़्यादा और गैर वाज़े ज़राए आमदनी से हैं। फिर जीआईटी ने कैप्टन सफदर के बारे में लिखा है कि ना ही कैप्टन सफदर ने 1990 से ना ही टैक्स रिटर्न दिया, ना ही वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराई है, हालांकि वो पाक फौज के ऑफिसर भी रह चुके हैं और बाद में उन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी गए वो, और इसके अलावा उन्होंने 2008 के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया, रुकन असेंबली भी मुंतखब हुए, असेंबली से तनख्वाह भी लेते रहे, मगर टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, जो इनकम टैक्स कवानीन की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कागजात नामजदगी में 2008 से 2009 से ये जाहिर नहीं किया कि वो टैक्स अदा कर रहे हैं। 2014 और 2015 में उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जाहिर किया कि उनके कुल असासों की मालियत 1 करोड़ 20 लाख रुपए है, जबकि इसी साल उन्होंने अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में लिखा कि उनके असासों की मालियत 1 करोड़ 30 लाख रुपए है। इस तरह जीआईटी ने हुसैन नवाज के असासों का भी जायजा लिया
और लिखा कि हुसैन नवाज के असासों और एफबीआर के रिकॉर्ड का जायजा यह जाहिर करता है कि बादियों नजर में, फिर लफ्ज इस्तेमाल किया कि बादियों नजर में हुसैन नवाज के असासे ज्यादा और गैर वाज़ेह ज़राए आमदनी से हैं। जीआईटी ने वजीर आजम के छोटे बेटे हसन नवाज के असासों का भी जायजा लिया और अपनी फाइंडिंग में लिखा कि हसन नवाज के असासों में भी बेपनाह इजाफा देखा गया है, जबकि उनके ज़राए आमदनी को जाहिर नहीं किया गया। और ये वो वक्त था जब शरीफ खानदान इक़्तिदार में था, इसलिए जीआईटी ये मानती है कि ये असासे गैर शफ़ाफ तरीके से बनाए गए। 90 की दिहाई की बात हो रही है और जीआईटी कह रही है कि और हसन नवाज को एक प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल किया गया ताकि शरीफ खानदान के असासे बनाए जाएं। ये जीआईटी कह रही है। हसन की बरतानवी कंपनी का तफसीली जायजा लेने के बाद इस बात का इंकिशाफ हुआ कि कतरी की तरफ से की गई फाइंडिंग और की गई फंडिंग और कंपनी के असासों में गैप पाया गया। हसन नवाज के असासों और एफबीआर के रिकॉर्ड का जायजा करता है कि बादियों नजर में हसन नवाज के असासे ज्यादा और गैर वाज़ेह ज़राए आमदनी से हैं। इसी तरह जीआईटी ने कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में भी कहा कि उनके जो असासों में रद्दोबदल आया वो समझ से बाहर है, बेज़ाब्तगी की निशानदेही की गई। इसके अलावा भी जीआईटी ने दावा किया कि हुसैन नवाज और मरियम नवाज दोनों ने ही जीआईटी के सामने ये इस बात का एतराफ़ किया कि उन्होंने लंदन फ्लैट्स के जो बेरर सर्टिफिकेट हैं वो देखे ही नहीं। जीआईटी कहती है कि बात समझ से बालातर है कि हुसैन नवाज कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा ट्रस्टी हैं, उनके पास बेरर सर्टिफिकेट थे, मगर हुसैन नवाज भी कहते हैं उन्होंने बेरर सर्टिफिकेट नहीं देखे। मरियम नवाज भी कहती हैं कि उन्होंने बेरर सर्टिफिकेट नहीं देते। इन बयानात से उस ट्रस्ट डीड की साख मशकूक हो जाती है। बहरहाल जीआईटी ने शरीफ खानदान की पेश की गई पूरी मनी ट्रेल ही मुस्तरद कर दी। एक शख्स पर नहीं, पूरे मियाँ नवाज शरीफ साहब के बच्चों, उनकी अहलिया, उनके दामाद और उनके वालिद साहब पर कह दिया कि उनके जो असासे हैं वो उनकी आमदनी के हवाले से जस्टिफाइड नहीं होते। साथ ही एक और बात कर दी और उन्होंने कह दिया कि जो हुसैन नवाज का कारोबार है, जिसको वो कहते हैं कि हिल मेटल उनका कारोबार है और वो अपने वालिद साहब को मुनाफा भेजते हैं, वो अपने मुनाफे का 88% कैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब को भेज सकते हैं। और जीआईटी कहती है कि असल में मियाँ नवाज शरीफ ही हुसैन नवाज की हिल मेटल के मालिक हैं। ये मामला जीआईटी कैसे कह रही है आपके सामने रखेंगे, मगर ऑपोजिशन का एतराज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इस्तीफे का मुतालबा, शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, खुर्शीद शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी बहुत सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शेख साहब बहुत शुक्रिया। शेख साहब, आप लोगों का भरपूर इस्तीफे का मुतालबा है, भरपूर अंदाज में हुकूमत कह रही है हम नहीं इस्तीफा देंगे, हम अदालत में जाके कंटेस्ट करेंगे और गलत साबित करेंगे जीआईटी की रिपोर्ट को। साहब, तो क्या आप लोग इस्तीफा देने के लिए आगे बढ़ेंगे या मौका देंगे कि अदालत फैसला दे, जीआईटी की रिपोर्ट एडवर्स से फैसला आ जाएगा? देखें, यही हम चाहते हैं कि ऐसे ना हो। इखलाकी चीज़ भी कोई चीज़ होती है, कोई इंसान का एक अपना भी एक वतीरा होता है, उसकी भी एक रिस्पेक्ट होती है। 3 दफ़ा तुम प्राइम मिनिस्टर रहे हो नवाज शरीफ साहब, आपके अंदर इतना इखलाकी बड़ापन होना चाहिए कि आप समझें कि काफ़ी तू मैं हो चुकी है। इस तू मैं के बाद आप जो चाह रहे हैं कि आपके साथ वो हो, तो आज मुझे लग रहा है कि शायद आपके साथ वही हो जो आप चाह रहे हैं। और यही अगर आपकी ख्वाहिश है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा ही आपके साथ होगा। जब आपके लोग कह रहे हैं ये रद्दी है, ये पकौड़े बेचे जाएं, और एक अभी बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जनाब अली ऐसी रिपोर्टें तो रोज़ आती हैं, रोज़ लोग कहते हैं ये चोर है, लोग रोज़ कहते हैं। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब फरमा रहे थे कि जनाब अली क्या ये सच नहीं है? आज के आपके एक बयान देना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में। नवाज शरीफ साहब, आपका सियासी ऑयल टैंकर गिर गया है, ये अपनी लपेट में बहुत सारों को ले सकता है। और ये जो सियासी ऑयल टैंकर आपका गिरा है, इसमें आपके दोनों बेटे, आपकी बेटियां, आप खुद, आपके भाई, सारा का सारा खानदान ही, पूरा टब्बर बकौल इमरान के चोर निकले हैं। मगर शेख साहब, मसला यह कि वो कह रहे हैं इस बात को कंटेस्ट करेंगे। जीआईटी की रिपोर्ट बहरहाल एक रिपोर्ट है ना, वो कह रहे हैं हम अदालत में जाके कंटेस्ट करेंगे। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही इस्तीफा देने पर मजबूर करेंगे, या इंतजार करेंगे कि जी अब अदालत इसको आगे बढ़ाए? आप लोगों का एतमाद तो भरपूर है ना इस रिपोर्ट पर भी और अदालत के बेंच पर। ये टीवी खेल रहे हैं और इस तरफ उनके मुकाबले में शेख रशीद और इमरान खान के अलावा कोई है नहीं। अब मुझे हयात ही है मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं इनके जवाब में। मैं तो ये समझता हूं कि अदलिया पे ये पेश हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। वो इनके हारिस साहब तो पहले दिन ही पेश होने के लिए तैयार थे और ये कह रहे हैं, ख्वाजा साहब ने फरमाया कि इसका जो साजिश है बाहर से तैयार हुई है, ये साजिश खुदा ने आपके खिलाफ तैयार की है। मगर शेख साहब, माज़र साहब, मसला जो एतराज कर रहे हैं
वो मॉरल अथॉरिटी, जब आप कह रहे हैं कि मॉरल अथॉरिटी भी होती है इंसान की, कि इखलाकी भी मामला होता है कि वो जाके रिजाइन कर दे, वो इखलाकी तो उस वक्त माने ना जब वो कहें। वो तो कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश है। इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि 6 आदमी थे, 5 तारीख को इन्होंने आखिरी एविडेंस किया, हजारों पेजेस की रिपोर्ट कैसे लिख दी है जिसका कंक्लूजन ही 250 सफ़ों का है, जो एग्जीक्यूटिव समरी है। साथ में कह रहे हैं कि ये काम भी कर रहे थे और फिर मीडिया के सारे चैनल्स को भी मॉनिटर कर रहे थे और सोशल मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे थे। ये रिपोर्ट्स कैसे दे रहे थे? तो आज साद रफीक साहब ने भी सवाल उठाया कि ये मामला कोई और ही कर रहा था, तो मान ही नहीं रहे। वो तो इसको कह रहे हैं मुतनाज़ा है, ये किसी और ने किया, साजिश है ये। उसका नाम लो, उसका नाम लो। आप तो कहते थे हमारा रिश्तेदार है, आप तो कहते थे जनाब, आप बगले बजा रहे थे, बगले के साकिब निसार हमारा है, नवेद मुख्तार हमारे हैं। आप सीधी बात करो ना, कमर जावेद हमारे हैं। आपको डॉन लीक्स पे उन्होंने रीट्वीट किया, उनको लेने के देने पड़ गए। एक कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं हुई जिसका पहला सवाल यही नहीं था कि डॉन लीक्स। पनामा लीक्स तो बाद में बनी और आई, और ये आपके करतूत हैं जो आपने बाहर रखे। मैंने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही और दोहराऊंगा, ये डीड जो है ये जाली दस्तखत है मैंने की, और मैं जजेस को कहूंगा कि आप मेरी इस बात, क्योंकि वो दस्तखत मिलते ही नहीं है, एक दिन से रूप महल से और दूसरे दिन लंदन से दस्तखत हो गए। सर इन्होंने वो पुतलियां जो होती हैं ना, पुतलियां के तमाशे इन्होंने टीवी पे छोड़ दिए हैं। ये बेचारे, इनकी अपनी हैसियत कोई नहीं है। मगर शेख साहब, मैं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। जाहिर अगर अदालत इस सारे मामले को देखती है और बाद में जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात आप लोग कर रहे हैं तो वो आर्टिकल 184(3) के तहत होगा। मगर आपने तो 62-63 की बात की कि 62-63 के तहत मियां नवाज शरीफ साहब झूठे साबित हुए हैं। मैं अदालत से जाके कहूंगा कि इन्हें डिस्क्वालीफाई करें, मैं कहूंगा इन्हें बुलाएं और मैं इनकी जिरा करना चाहता हूं, तो आप 62-63 के तहत अदालत से मुतालबा करेंगे कि डिस्क्वालीफाई करें? बाकी सबका केस है 184(3) के तहत, मेरा केस है 60। मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये झूठे हैं, मेरा तो कोई और केस नहीं है। सिर्फ फर्क ये पड़ा है कि मैं सिर्फ नवाज शरीफ साहब के खिलाफ था, अंदर से पूरा टब्बर ही चोर निकला है, पूरे का पूरा खानदान मुलव्वस पाया गया इस मसले में। मुझे तो नहीं पता था। देखें, मैं ये कह रहा था जनाब कि जो मैं सुप्रीम कोर्ट में कह रहा था वो आपके प्रोग्राम में कहता हूं कि ये जेर कफालत है अपने वालिद के। मैंने इलेक्शन डॉक्यूमेंट देखे, मेरे पास तो कोई नहीं था। अब तो सबूत आ गए ब्रिटिश वर्जन पे, ब्रिटिश वर्जन की टेस्टेड कॉपी आ गई है, टेस्टेड। मैं दुबई शुबई के मसलों पे नहीं जाता, मैं इन्होंने जनाब सारा मुस्तकबिल तबाह कर दिया है मरियम साहबा का। मुझे दुख है कि इस मुल्क में नौजवान क़यादतें आनी चाहिए, हमें अब जाना चाहिए, रिटायर होना चाहिए। जिस पार्टी की जो क़यादत है वो आए आगे, लेकिन आपने तो सत्यानाश कर दिया। शेख साहब, वो इसको साजिश कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इन्होंने मरियम के साथ जाती की। वो ये कह रहे हैं कि यही साजिश थी कि मियां नवाज शरीफ को बच्चों समेत फारिग करना है, इसलिए फैसला मियां नवाज शरीफ, कुलसूम नवाज साहिबा, इसके अलावा मरियम, हसन, हुसैन, सबको एक साथ ही फारिग कर दिया। वो कह रहे हैं यही साजिश है। सर जी, अब ये साजिश का ये कह रहे हैं ना, बाहर तैयार हुई है। आप कह दें खानजादा साहब, आप मुझे कह दें कि ये साजिश पाकिस्तान की किसी पार्टी, किसी इदारे, किसी एजेंसी, FIA ने तैयार किया, ISI ने तैयार किया, MI ने तैयार किया, फौज ने तैयार किया, सब लोग। आप मुझे कह दें कि ये साजिश पनामा लीक्स की ये इनमें से किसी ने की है तो मैं आपको सलूट कर। शेख साहब, अगर आप मेरे ऊपर जिम्मेदार हैं तो जाहिर है आप मेरी राय पूछ रहे हैं, तो मेरी राय में पनामा पेपर्स कतई तौर पर कोई साजिश नहीं, कोई बैनुल अक़वामी साजिश नहीं है। ज़बरदस्त काम किया इंटरनेशनल जर्नलिस्ट ने, ज़बरदस्त तहकीक की। पाकिस्तान से भी द न्यूज़ के सहाफ़ी उमर चीमा शामिल थे, बहुत मेहनत की सबने मिलकर और एक रिपोर्ट लेकर आए, उन्हें उस पर अवार्ड भी मिला है। कोई साजिश नहीं है जहाँ पनामा पेपर्स का ताल्लुक है। मगर अगर आपने राय पूछी है तो शेख साहब, जो बाद के मामलात हैं उसमें जो इनकी तरफ से सवाल उठाए गए हैं उसके जवाब के बगैर अगर फैसला आएगा तो आप नहीं समझते कि साजिश के मामले को तकवीत मिलेगी? भाई, व्हाट्सएप कॉल का क्या मामला था, तस्वीर लीक का क्या मामला था, इसके अलावा GIT ने रिपोर्ट जमा करा दी ACCP के हवाले से कि जो ACCP के चेयरमैन ने वो रिकमेंडेशन ही नहीं की थी। उन सवालों के जवाब और फिर मीडिया मॉनिटरिंग इतनी सारी कौन करके दे रहा था इनको कि सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग हो रही थी। शेख साहब, ये जवाब भी तो बैनुल अक़वामी वाली साजिश नहीं है। मगर यहाँ जो सवाल हैं, इसको साजिश नहीं कह रहा मैं, मगर जो सवाल इनके जवाब दिए बगैर तो फैसला नहीं आ सकता ना। मुझे पता है, मैं आपको ऑन ओथ कह सकता हूं कि मौजूदा अगर ये ISI को समझते हैं तो नवेद मुख्तार के बारे में, मुख्तार साहब के जो साहबजादे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं पाकिस्तान की सियासत में उनका कोई अमल दखल नहीं है। तेज बन रही थी, तुम्हारे करतूत ऐसे थे, खत लिखो अंदर से पूरा गंद निकलता था।
तुम्हारे करतूत ऐसे थे जनाब अली कि आपने एक ऐसी स्टोरी बनाई। मैं सुप्रीम कोर्ट में जो कहता था वो आपके सामने कह रहा हूं। जिस शख्स ने इनको कतरी खत और कतर कहे, ये सारे लोग जो हैं जेल का मटीरियल है जी। ये कासम पोर्ट पे जो टर्मिनल लगे हैं, जो साहिवाल में इनके शेयर्स हैं, ये आज भी आया हुआ था सैफुर रहमान, और असल यही सैफुर रहमान है, यही कतरी को लेके आए। अब शेख साहब, ज़ाहिर किसी इदारे का नाम किसी ने लिया नहीं है ना, उनकी तरफ से किसी इदारे पर इल्ज़ाम है। आप कह रहे हैं कि इदारा इन्वॉल्व नहीं है, ये नहीं, किसी ने अभी तक इल्ज़ाम लगाया नहीं है। वो बात ज़रूर करते हैं कि हम बताएंगे, मियां नवाज शरीफ साहब के सीने में बड़े बातें हैं, बताएंगे। जब बताएंगे तो पता चलेगा किस इदारे का मामला है या किसी इदारे का मामला नहीं है, कोई और बैनुल अक़वामी साजिश है, कोई और बैनुल अक़वामी लोग मौजूद हैं। मगर अब इस सिनेरियो में ज़ाहिर वोटर को अपील करना होता है ना, आपने वोटर को बताना है कि भाई ये झूठे हैं, इन्होंने चोरी की है। उन्होंने बताना है कि हम झूठे नहीं हैं, हमने चोरी नहीं की, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। तो उसमें ये जो बात है कि जी दुबई तो आप चले गए, दुबई से मामला लेकर आ गए, हमारी सबसे अहम मामला कतर का था, कतर जाने का टाइम नहीं मिला JIT को, कतरी से जाके इंटरव्यू कराते, उसमें क्या मामला रह गया था, वो सारा का सारा क्या नहीं। जब ये बातें बताएंगे तो वोटर को नहीं अपील करेगी कि कोई साजिश हुई है, या आपके ख्याल में आप लोग कामयाब साबित हो जाएंगे बताने में कि नहीं ये झूठ बोल रहे? अब मेरा जवाब सुन लीजिएगा। कतरी शहजादे को 3 दफा उन्होंने कहा। कतरी शहजादा को दिल्ली की जामिया मस्जिद का खतीब नहीं था या दाता दरबार का मजौर नहीं था जिसके पास 6 बंदे चल के जाते। वजीर आजम नवाज शरीफ उनके पास चल के गया। ये अगर JIT को वेलकम किसने किया, आप रिकॉर्ड निकाल के बताएं। इन्होंने कहा हम मिठाइयों को छोड़ें, इनकी अंग्रेजी कमजोर है, ये पैसे दे के इन्होंने कॉलेजों में दाखिले लिए। अब मुझे इंग्लिश का वो लफ्ज याद नहीं जिसपे ये दाखिले मिले इनको लाहौर के कॉलेजों में, उसको खास लफ्ज कहते हैं कि पैसे दो तो दाखिला मिलता है। ये स्पोर्ट्स की बुनियादों पर और पैसे देने की बुनियादों पर इन्हें कॉलेजों में दाखिले मिले। ये शुरू से ही मेरिट इनकी सोच और इनके किसी कारकर्दगी में शामिल नहीं था। और कतरी शहजादा जो है, आप ये देखें कि कतरी शहजादा जो है वो शिकार करने तो आ सकता है, वो इनके खानदान और सबको सारे मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि कतरी शहजादा और कतर ने नवाज शरीफ के इलेक्शन में इन कतरी शहजादों ने पैसे दिए। मैं साथ था नवाज शरीफ साहब के, मार दें मुझे गोली, मार दें, खत्म करवा दें मुझे। ये सारा ढोंग रचा रहे हैं, ये एक्सपोज हो चुके हैं। पाकिस्तान का बच्चा आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, इनको बुलाएं टॉक शो में, इनको देखता कोई नहीं। अच्छा, मगर शेख साहब कहा था कि पहले मिठाइयां बांट रहे थे, अब JIT के ऊपर उसे मुस्तरद कर रहे हैं, साजिश की बात कर रहे हैं। बात दुरुस्त है आपकी। ये नून लीग बड़ी खुश थी, उस दिन बड़ी मिठाइयां बांट रही थी। मगर शेख साहब राय सभी की बदली है ना, आप लोग भी नहीं मानते थे। इमरान खान साहब कहते थे ये JIT वाले, ये तो वजीर आजम के नौकर हैं, ये क्या आगे जाके करेंगे। आप इस JIT को आप भी कहते थे कि तो जाती उम्रा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, या कि ये क्या तहकीक करेगी। तो सबकी राय बदल गई, आपके लिए JIT बड़ी अच्छी हो गई, उनके लिए बहुत ज्यादा बुरी हो गई। कभी नहीं कहा। मैं पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में कहा, आज जरा आप मेरा मतलब, मैंने पहले दिन सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मैं पेश हूंगा, मैं कमीशन को एक्सेप्ट करता हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करता, मैंने कहा मैं करूंगा। मैं पहले दिन से आई सल्यूट दिस सुपर 6 JIT, आई सल्यूट दिस 5 जजेस। आज वो कहते हैं मैं तर्जमान हूं, हालांकि शेख अजमत साहब मेरे शहर से वकील गए, मैं उम्रा करके आया हूं, मैं उसकी खाना काबा की को सामने रख के ये बात कहना चाहता हूं, मैं कभी नहीं मिला किसी जज से। मगर शेख साहब आप कह रहे हैं नून लीग पूरा केस बना रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, और शेख साहब मैंने खुद ने सुना है, आपने कही है ये बात। वो कह रहे हैं कि हमारी बातें तो उनकी बाकायदा तौर पर ट्रांसक्रिप्ट भी मंगा रही है अदालत। ये लोग जो कहते रहे थे JIT को जब कोई तौहीन नहीं होती थी, जब कोई मामला नहीं होता था, ये आप लोग कहते रहे शेख साहब? नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। आप सुना दें अगर मैंने कहा है। शेख साहब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा है, मैं सुना दूंगा, आपने कहा है। मुझे खुशी होगी अगर मैं JIT को कहूं, मैं तो जाती उम्रा ये टीम किसी और हवाले से की होगा, JIT के साथ नहीं किया मैंने कभी। चलो मैं शेख साहब कहता हूं, जरा वो क्लिप निकाल के मैं दिखाता हूं, देख ले, आपको फिर बुरा नहीं लग रहा होगा। वो दिखाने लगा हूं मैं, ये जैसी मेरे पास क्लिप आता है, आपने कहा है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने कहा है जाती उम्रा ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को। हाँ, मुझे अगर मैंने ये कहा कि ये JIT जाती उम्रा टीम है, ये ऐसे आप दिखा दें, मुझे खुशी होगी, मैं आपको कॉल करूंगा। मैंने नहीं कहा कभी JIT। जैसे मैं कहता हूं कि वो निकले और मैं आपके सामने वो दिखा। मगर आम बात ये शेख साहब कि मुझे ये बताएं कि पॉलिसी आप लोगों की क्या है? केस चलने देना है, सड़कों पर आएंगे, रिजाइन करने पर मजबूर करेंगे, पीपल्स पार्टी को साथ मिलाएंगे, कैसे ये मामला आगे बढ़ाएंगे? आपने आज ये भी कह दिया कि वो कोई 45 एक
लोग हैं जो कि पता नहीं टूटने के लिए तैयार हैं, अलग एक ग्रुप है, नून लीग के मामलात की भी आप बात कर रहे हैं, पता नहीं ये वाली इंफॉर्मेशन आपको कौन दे रहा है, क्या करेंगे? देखें, टिट फॉर टैट होगा ना। अगर इनको इखलाक की बात समझ नहीं आती तो फिर लोगों को कॉल देंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ मार्च करना होगा, जीना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, चोरों को पाकिस्तान दे दें ये कह के कि जनाब देखें 188 मेंबर हैं इनके पूरे, 188 में से 35 जो है मखसूस नशिस्तें हैं। 135 में से 188 में से 35 निकाल दो, 6 क्रिश्चियन निकाल दो, कितने रह गए? 141। 141 में 59 मेंबर मुशर्रफ के टाइम के मेंबर हैं। 59 एमएनए या एक दो ऊपर नीचे हो जाए तो कौन मुझे माफ कर दे, ये मुशर्रफ के भी एमएनए थे। 7-8 वो वजीर हैं जो मुशर्रफ के वजीर थे, 9 होंगे या 7 होंगे, एक आधे की माफी दे दें। और पीछे इनके पास है क्या? 30-40 एमएनए अगर ये नाहल हो गए तो तैयार खड़े हैं, ये रह जाएंगे ख्वाजा साद रफीक साहब मोहतरम स्टे ऑर्डर पे चल रहे हैं 125 के हल्के में, कि स्टे ऑर्डर पे चल रहे हैं। शेख रशीद अहमद साहब बहुत शुक्रिया। शेख रशीद अहमद साहब आपने सुना, वो कह रहे हैं कि पार्टी में भी बहुत ज़्यादा मामलात नज़र आते हैं और ये मामलात होंगे। पीपल्स पार्टी क्या करेगी? बहुत सख्त लाइन ली है, इस्तीफे का मुतालबा किया है। पहले कह रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि ये सिर्फ और सिर्फ हम कह रहे थे मॉरल ग्राउंड्स पर, अब हम कह रहे हैं लीगल ग्राउंड्स पर। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। शेख रशीद साहब का जो शॉट है, शेख रशीद साहब ने क्या कहा था वो जरा सुनिए। ये JIT जो इन्होंने बनाई है, जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी, उसकी कोई हैसियत नहीं होती। अब ये शेख साहब ने जिस दिन अदालत ने फैसला दिया उसके अगले दिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था इसकी कोई हैसियत नहीं होगी, ये जाती उमरा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है। शेख साहब कह रहे थे मैंने नहीं कहा। नून लीग का एतराज़ ये है कि सिर्फ जब हम बयान दें तो अदालत नोटिस लेती है, जब दूसरे दें इस JIT वालों को कहें वज़ीर आज़म के नौकर हैं ये काम नहीं करेंगे। ज़ाहिर सबकी राय बदली है, पहले बहुत अच्छी लगती थी नून लीग को, मिठाइयाँ बांट रहे थे, अब बुरी लगती है। पहले बहुत बुरी लगती थी दूसरों को, अब अच्छी लगती है। बहरहाल शेख साहब ने ये जुमला ज़रूर कहा था जिस पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात की गई है। खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद है। शाह साहब बहुत शुक्रिया। शाह साहब, वज़ीर आज़म के इस्तीफे की बात हो रही है, आप लोगों ने मुलाकातें भी की हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि पहले सिर्फ मॉरली, अब हम कह रहे हैं कि लीगली भी रिज़ाइन करना चाहिए। वो कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो आप क्या अपोजिशन को सारी को मिला के क्या आपकी तरफ से लाएमल होगा? शायद मसला बड़ा क्लियर है। ये JIT की रिपोर्ट आई है और जब रिपोर्ट पढ़ी गई है और देखी गई है तो मैं समझता हूँ उसके बाद कोई जवाब नहीं बचता। बड़ा अच्छा टाइम नवाज शरीफ को मिला है कि सिस्टम को बचाए और ख़ुद इस्तीफ़ा दे, क्योंकि कानूनी नुक्ते नज़र से JIT की जो फार्मूलाइजेशन थी, जो बनाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को क्लियर करने के लिए उसकी जो सारी वजाहतें आई हैं, जो चीज़ें नहीं भी थी वो भी आई है। जैसे अभी वो एक इनकी नवाज शरीफ जिस कंपनी का चेयरमैन था, जिसका जिक्र कहीं भी उसने नहीं किया था, अपने रिटर्न में भी नहीं किया था, अपने एसेट्स में भी नहीं किया था, और यहाँ तक कि उस पर जब भी हम अपने एसेट्स डिक्लेयर करते हैं पर ईयर तो एक ओथ हम उस पर देते हैं कि जी हमने जो भी चीज़ दी है हमने उसमें छुपाया नहीं है, सारी चीज़ें दी है। तो उसमें भी उसने वो कंपनी थी FZE जिसके वो चेयरमैन रहे हैं 2015 तक, तो 2013 में भी, 2014 में भी, 2015 में भी कहीं उसका जिक्र नहीं था। यहाँ तक कि वहाँ से वो 10,000 रियाल जो है वो सैलरी लेते थे, उसका भी जिक्र कहीं अपने एसेट्स में नहीं दिया। यहाँ तक कि उसने उस जो ओथ दिया उसकी बड़ी वायलेशन की है जो क्रिमिनल एक्ट में आता है। इसके साथ सबसे बड़ी जो तकलीफदेह बात हुई है कि मेरे मुल्क का वज़ीर आज़म हो, चाहे मेरे लाख इख्तलाफ क्यों ना हो, वो किसी एक छोटे से मुल्क के वर्क वीज़ा वहाँ जाए। मैं समझता हूँ तो ये बड़ी ज़्यादती है कि नवाज शरीफ वहाँ का इस कंपनी की वजह से वर्क वीज़ा लिया हुआ था। मैं समझता हूँ ये बड़ी ज़्यादती और जुल्म है इस मुल्क के साथ, और ये जब आवाम को इस बात का इल्म होगा तो आवाम खुद फैसला करेंगे, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से क्यों ना हो। मगर शेख साहब, अगर वो कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में कंटेस्ट करेंगे इसको, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है, तो आप लोग, मैं जानना चाह रहा हूँ, आप इंतजार करेंगे या आप लोग मजबूर करेंगे किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में? क्योंकि JIT के हवाले से पहले पीपल्स पार्टी भी कहती रही है कि JIT हतमी नहीं होती है, बहुत सारी JITों को आप लोग भी मुस्तरद करते रहे हैं, या आप ये कहेंगे कि नहीं जी ये JIT ऐसी है कि इस पर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? फैसला बिल्कुल सही कहते हैं आप सही कहते हैं
कि जीआईटी की एक जीआईटी सुप्रीम कोर्ट ने खुद बनाई है अपने लिए, क्योंकि उस फैसले में ये हमारे नून को समझ में नहीं आते। पहले एग्रेसिव थे, पहले लोहे के चन्ने थे, बड़े धमकियां देते थे, ज़मीनें तंग करते थे, क्या नहीं कहा उन लोगों ने। अब वो कहते हैं कि हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को उन लोगों ने थ्रेट किया, उनके बच्चों को थ्रेट किया। अब कहते हैं कि हम कोर्ट में जाएंगे। अब ठंडे नज़र आते हैं, जब इन चीज़ों का तो उन गरीबों को भी पता नहीं था। उनको तो हुक्म होता था कि आप जाओ और ये बातें करो और इससे आगे जो कर सकते हो करो, जिसको भी कुछ कहना है कहो, हम बैठे हैं, कोई कुछ नहीं होगा। तो उन गरीबों को तो पता नहीं था कि नवाज शरीफ ने या उसकी फैमिली ने या शहबाज ने ये सारी चीज़ें लिखाई हैं। शहबाज शरीफ खुद इसमें उसका जिक्र है और हुदैबिया में मुकम्मल उसका जिक्र है। वो भी सेफ नहीं है, वो बिल्कुल सारी फैमिली इसमें एक एक बच्चा जो है वो इन्वॉल्व है। तो ये जो पहले कहते थे कि हमारी 3 पुश्तों का एहतसाब हुआ है, तो क्या ये 3 पुश्तों ही जुल्म खुदा का 3 पुश्तों ही चोर निकली है? तो फिर शाह साहब क्या समझा जाए कि इसको एक मूवमेंट के तौर पर, क्योंकि ज़ाहिर जब पनामा का मामला आया उसमें इतना एक्टिव नहीं रही है पीपल्स पार्टी, अदालत के मामलात में भी ये सारा का सारा क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेती है और है उनका कि सड़क पर अदालत में उसको बहुत भरपूर अंदाज में कंटेस्ट करके शरीफ खानदान को यहाँ इस मामला तक लेकर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो आप सड़कों पर जाने की बात करेंगे, क्या करेंगे, या अदालत के ट्रायल के फैसले का इंतजार करेंगे? जी क्यों नहीं, हम इनकारी है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया उसके बाद भी इन लोगों ने कोई गड़बड़ की तो हम तो एजुटेशन तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं। हम जेलों से तो डरते नहीं, हम लाठियों से डरते नहीं। आप तो हमारी हिस्ट्री को जानते हैं, हम हर कोड़े पे नारे लगाने वाले हैं, जिए भुट्टो करने वाले हैं। हम जमहूरियत के लिए तो तख्तेदार पे भी चढ़ जाते हैं, मकतल भी पहुंच जाते हैं। इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी बात हुई है आपकी आज कि क्या लाएअमल होगा? लाएअमल के हवाले से बात हुई? मैंने उनसे बात की है, मैं कल भी उनसे बात करूंगा। मैं सारी पार्टियां जितनी भी हमारी पार्लियामेंट में पार्टी है, मैं कल सुबह उनसे सबसे राब्ते करूंगा। बहुत शुक्रिया। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन खुर्शीद शाह कह रहे थे कि मैं कल सुबह तमाम जमातों से राब्ते करूंगा। सड़कों पर आने की नौबत भी पड़ी तो भी आएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब को इस्तीफा देना होगा। उससे पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने अब से थोड़ी देर पहले कहा कि पहले हम सिर्फ इखलाकी तौर पर कहते हैं, जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ने के बाद कानूनी तौर पर मुतालबा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब मुस्ताफी हों। नून लीग इनकारी है, मगर अगर एक पूरा इत्तेहाद बन रहा है अपोजिशन का तो नून लीग क्या करेगी? नून लीग से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। हुकूमत पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हुकूमत का फैसला है कि इस्तीफा नहीं देंगे। कल सिर्फ एक ये बात सामने नहीं आई कि मियां नवाज शरीफ साहब के नाम भी एक ऑफशोर कंपनी है और वो रजिस्टर्ड भी है और दायरे उस पर ख़ानदान का दावा है कि वो ऑफशोर कंपनी नहीं है या फिर मियां नवाज शरीफ साहब की नहीं है। एक और मामला जीआईटी की रिपोर्ट में सामने आया है जिसमें जीआईटी कहती है कि असल में जो हुसैन नवाज की सऊदी अरब में कंपनी है वो भी मियां नवाज शरीफ की कंपनी है और जिस तरीके से वो मियां नवाज शरीफ को पैसे भेजते रहते हैं वो उस कंपनी की आमदनी का 88% है। इतना पैसा कैसे भेज सकते हैं? 12% में खुद कैसे रहते हैं? हुसैन नवाज अपनी सऊदी अरब की हिल मेटल कंपनी के मुनाफे से अपने वालिद को पैसे गिफ्ट करते हैं, मगर जीआईटी समझती है कि नवाज शरीफ ही इस कंपनी के मालिक हैं। जीआईटी के मुताबिक हुसैन नवाज ने सुप्रीम कोर्ट में हिल मेटल की ऑडिटेड रिपोर्ट भी पेश की गई, मगर जीआईटी का कहना है कि मुकम्मल ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के बजाय स्टेटमेंट ऑफ कैश बैलेंस एंड नेट प्रॉफिट पेश कर दी गई। यानी कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें भी जो नेट बैलेंस की स्टेटमेंट है और जो प्रॉफिट की स्टेटमेंट है वो दे दी गई, पूरी ऑडिटेड रिपोर्ट नहीं जमा कराई गई। इसी तरह जीआईटी ने हिल मेटल कंपनी की 2010 से 2015 तक आमदनी और खसारे के हवाले से एक चार्ट भी बताया है जिसमें हैरानकुन इंकिशाफ किया गया है जीआईटी के मुताबिक कि इस चार्ट के मुताबिक इन 5 बरस में कंपनी को 99,77,882 डॉलर्स का मुनाफा हासिल हुआ और इसमें से 89,13,301 वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को तोहफे में दे दिए गए। यानी कुल मुनाफे का जीआईटी के मुताबिक 88% हुसैन नवाज ने वज़ीर आज़म को दे दिया। तो फिर हुसैन नवाज ने अपने पास क्या रखा? जीआईटी सवाल उठाती है। मिलके मामलात कैसे चलाते रहे? इसके अलावा जीआईटी ने एक और मामले की भी निशानदेही की कि जीआईटी ने बताया कि हुसैन नवाज ने सऊदी अरब में 2010 और 2012 में बैंक से कर्जा लिया जिसके तहत वो पाबंद थे कि कंपनी के पेड अप कैपिटल से 25% वो अपने अकाउंट से ज़्यादा वो नहीं निकाल सकते, मुनाफा निकालने के पाबंद नहीं थे वो 25% से ज़्यादा। तो फिर हुसैन नवाज किस तरह मुनाफे में से
88% वजीर आजम नवाज शरीफ को भेजते रहे। JIT ने इस मामले पर भी तशवीश का इजहार किया। JIT ने हिल मेडल के मुनाफे और पाकिस्तान भेजी गई रकम में तजाद की भी निशानदेही की, यानी 2010 से 2015 तक हिल मेडल को इतना मुनाफा नहीं हुआ जितना पैसा पाकिस्तान भेजा गया। JIT के मुताबिक अगर खसारे में भी चल रही थी तब भी पैसा भेज रही थी। 2010 में हिल मेडल को $5,88,589 का मुनाफा हुआ, मगर इस साल $17,18,500 पाकिस्तान भेजे गए, यानी कंपनी ने इतना कमाया नहीं जितना पाकिस्तान भेज दिया। इसी तरह 2015 में कंपनी ने खुद को $15,76,000 खसारे में जाहिर किया, मगर इसी साल $21,61,000 पाकिस्तान भेजे गए। JIT ने यह भी दावा किया कि हुसैन नवाज गिफ्ट की मद में जो पैसे वजीर आजम को देते रहे, इनमें से बड़ी तादाद में वो पैसे वजीर आजम मरियम नवाज को देते रहे। JIT ने लिखा कि हुसैन नवाज ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो वजीर आजम को गिफ्ट की मद में पैसे इसलिए देते रहे क्योंकि वो खुद को खानदान के कारोबार से अलग कर चुके हैं और सियासत कर रहे हैं, तो वो इन पैसों से माली मसाइल से बेफिक्र होकर सियासत करें। मगर JIT ने वजीर आजम के बैंक स्टेटमेंट का जायजा लिया तो ये बात सामने आई कि हुसैन नवाज की तरफ से मिलने वाले पैसों का 70% वजीर आजम की तरफ से मरियम नवाज को दे दिया जाता। इस हवाले से JIT इस नतीजे पर पहुंची कि हुसैन नवाज की तरफ से जो दस्तावेज़ात जमा कराई गई वो नामुकम्मल और मुंतखब शुदा थी। इसके अलावा JIT ने कहा कि बैंक से लिए गए कर्ज के मुआहदे के तहत हिल मेटल कंपनी इस बात की पाबंद थी कि वो इतने पैसे डिविडेंड की सूरत में नहीं निकाल सकती थी, मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं भेज सकती थी और ये नामुमकिन है। इसके अलावा मामला यहीं ख़त्म नहीं होता। JIT ने कहा कि जिस तरीके से 2010 से 2017 तक हुसैन नवाज और नवाज शरीफ के दरमियान पैसे की मुंतकली हुई, बादियो नज़र में, फिर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया JIT ने कि बादियो नज़र में उसे बेटे का अपने वालिद को गिफ्ट करार नहीं दिया जा सकता। बाकायदगी से रकम की मुंतकली से ऐसा लगता है कि यह नवाज शरीफ का ज़राया आमदनी है। JIT ने लिखा है कि जिस तरह 2010 से 2015 तक हुसैन नवाज ने कंपनी के मुनाफे से 88% नवाज शरीफ को भेजा और 12% सिर्फ खुद रखा, इस रकम में सऊदी अरब में रहना मुमकिन नहीं। इससे महसूस होता है कि नवाज शरीफ ही इस कंपनी के मालिक हैं, महसूस होता है, और हुसैन नवाज उसके बेनामदार हैं। ये बात JIT की तरफ से की गई है कि एक और कंपनी मियां नवाज शरीफ साहब की है, क्योंकि 88% मुनाफा दिया जाता है बादियों नज़र में, और लगता है उनकी तरफ से कहा गया। ज़ाहिर है ये बात साबित होना अदालत में। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। तलाल साहब बहुत शुक्रिया। तलाल साहब दिफा करते रहे, खुद पता था कि मियां नवाज शरीफ साहब की एक कंपनी हसन नवाज की तरफ से निकल आएगी जो ऑफशोर है, फिर साथ में हुसैन नवाज 88% भेज रहे होते थे। JIT ये कह देगी कि ये भी असल में कंपनी मियां साहब की है, हुसैन नवाज तो बेनामदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़ेब, आज भी उसी स्पिरिट के साथ दफा करने आया हूं, क्योंकि हम हकीकत जानते हैं और हकीकत जानते हुए ही हमने इसीलिए सवाल उठाए थे JIT पर, JIT की नीयत पर, JIT पर के तरीकाकार पर, और उसके बाद बेशुमार शवाहिद जो है वो आज़ाद मीडिया ने भी उसकी तस्दीक की, लोगों ने भी तस्दीक की, और उसकी रिपोर्ट के बाद उस पर मोहर सबत हुई कि हमारे खदशात बिल्कुल ठीक थे। गुजारिश ये है कि जितने भी हमने डॉक्यूमेंट पेश किए, इतनी बड़ी बिजनेस फैमिली की कोई चीज इन्हें ठीक नहीं मिली। अगर कहीं ठीक हुआ कहीं तो वो फॉन्ट की गलती से उसको कह दिया कि ये गलत है। यानी इस हद तक ये लोग गए हैं, और हालांकि अगर उसकी तस्दीक तरदीद के लिए कोई कानूनी बाकी तरीकाकार नहीं, वो आखिरकार फॉन्ट पर लाकर कह दिया गलत है। हम इस पूरी रिपोर्ट की डायसेक्शन करके, पोस्टमार्टम करके जजेस साहिबान के सामने रखेंगे, और आपको वो डॉक्यूमेंट जो हमने पेश किए, जो हमने सवाल आपने सवाल नहीं पूछा। जाहिर आप बुनियादी मीटिंग्स में भी मौजूद थे, आज जो मीटिंग्स हो रही थी, कि आप कहते हैं कि 1930 की दिहाई से कारोबार कर रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट ठीक नहीं दिया, एक डॉक्यूमेंट नहीं है, एक शख्सियत नहीं है जिसके बारे में JIT ने कहा कि कम से कम ये बात ठीक थी। वो तो कुलसूम नवाज साहिबा के भी असासों में उन्होंने सवाल उठा दिया जो अदालत ने नहीं कहा। तो कोई आपने पूछा नहीं कि भाई एक तो चीज ठीक दे देते? देखिए, लगता यह है JIT के बाद कि पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के बाकी 4 ममालिक में ना कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ना कोई टैक्स अथॉरिटी है, ना कोई हुकूमत है, सब रिपब्लिक है। UAE में भी, सऊदिया में भी, UK में भी, पनामा में भी, यानी तमाम की तमाम सिर्फ दुनिया में एक चीज पैदा हुई जिसका नाम JIT है, और उसी ने आकर सब कुछ चीजें निकाली हैं। हमें तो हैरान परेशान है। और हमारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो इन्होंने कई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनको बिला वजह, बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी काउंटर एविडेंस के उनको गलत करार दे दिया। और जितने डॉक्यूमेंट इन्होंने खुद दिए हैं, मैं एक अहम बात करने लगा हूं, जितने हमारे गवाहान गए हैं, जितने लोगों के इंटरव्यू हुए हैं, जो डॉक्यूमेंट इन्होंने इस रिपोर्ट में लगाए हैं,
कोई भी इन्होंने हमारे जिनसे भी इंटरव्यू किया, वजीर आजम समेत हुसैन साहब को 6 दफा बुलाया, उनको कभी नहीं दिखाए, उनसे कभी तस्दीक नहीं की कि देखें ये यूएई से आया है, ये देखें फलां जगह से आया है, ये देखें सऊदी अरब से आया है, क्योंकि ये डर रहे थे कि इनकी तस्दीक के बाद कहीं हम उस पर दोबारा से उसको डिस्प्यूट करके कहीं कोई ओरिजिनल और दूसरी चीजें हकाइक सामने ना ले आए। तो हम इस रिपोर्ट की डिटेल इसे ये करके क्या करती जेआईटी, क्योंकि अदालत में तो है ना, अब एक हफ्ता आपके पास है, जेआईटी को नहीं पता था कि हम अदालत में रिपोर्ट देंगे तो फिर अदालत आप लोगों को मौका देगी, जेआईटी ये तो समझ रही थी आपके ख्याल में क्या रिपोर्ट देंगे और आपके खिलाफ फैसला आ जाएगा, वो छुपा के क्या करते? अभी मौका मिला है ना आपको उनको गलत साबित करने के लिए, अगर वो गलत है, अगर उस वक्त नहीं दिखाए, क्यों छुपाती जेआईटी? देखिए, कानून शहादत की एग्जाम्पल हर सफ़े पे देते हैं और कानून शहादत के तहत ही ये ज़रूरी है। मैं दोबारा कह देता हूं, इन्होंने कानून शहादत के जो आर्टिकल यहां पर बताए हैं अपनी रिपोर्ट में, जो कोट किए हैं, उन्हीं के तहत ज़रूरी है कि जिसको आपको काउंटर करना चाहिए, आपको बताना चाहिए, उससे पूछना चाहिए। इन्वेस्टिगेट करने का मतलब ही ये है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे हम एक हफ्ते के अंदर जो तारीख है उस पर असल हकाइक के साथ और इस एविडेंस के साथ कि प्राइम मिनिस्टर की पूरी दुनिया में कोई ऑफशोर कंपनी नहीं, किसी और वो कंपनी के एसेट के मालिक नहीं, जो उनके डिक्लेरेशन में, एसेट डिक्लेरेशन में पाकिस्तान में कई सालों से जमा हो रहे हैं, उसके अलावा कोई एसेट नहीं। चौधरी साहब, चीजों के ऑपोजिशन आपको इतना टाइम दे तो ना, आप तो कह रहे हैं कि आप लोग जाके कंटेस्ट करेंगे, ऑपोजिशन का मूड नहीं नजर आता। जमाते इस्लामी से लेके चौधरी बिरादरान से लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो जाहिर है पहले से ही कर रही थी, और अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि अब अखलाकी ग्राउंड्स पर नहीं, लीगल ग्राउंड्स पर इस्तीफा चाहिए। खुर्शीद शाह साहब हम बात कर रहे थे अभी, उन्होंने कहा कि हम सड़कों पर आएंगे अगर ये मामला आपने नहीं किया। पीटीआई भी इशारा दे रही है, तो आपका मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम रह के दिफा कर ले, इसका मौका ऑपोजिशन आपको देगी तो करेंगे ना। तो मियां साहब ने कंसिडर नहीं किया इस्तीफा देना? देखिए, हम किसी की बैसाखियों के सहारे हुकूमत में नहीं है, ना जमात इस्लामी हमें हुकूमत में लेके आई, ना पीटीआई, ना पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून तकरीबन 2/3 अक्सरियत के अपने इत्तेहादियों के साथ वो इस वक्त हुकूमत में है। अपने वोट के साथ हम सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत में है। मियां नवाज शरीफ के अकेले पीएमएलएन के नाम से बनने वाली जो पार्टी है वो अकेले भी हुकूमत में रह सकती है। चौधरी साहब, ये जो मुल्क में गैर यकीनी की सूरत हाल है, इसका खात्मा भी तो मियां नवाज शरीफ साहब ही कर सकते हैं ना। इतनी गैर यकीनी है, स्टॉक मार्केट गिर रही है। मियां नवाज शरीफ साहब अगर ये पोजीशन लेते हैं, आपकी अगली हुकूमत होगी ना, अगला ही आपका वजीर आजम होगा। इस गैर यकीनी की सूरत हाल में अगले 3-4 महीने गुजरवाने अगर ट्रायल चलता है मियां नवाज शरीफ साहब ने, खुद मियां नवाज शरीफ साहब की भी तो जिम्मेदारी है ना गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म करने की, तो वो स्टेप डाउन होने का नहीं सोच रहे इस हवाले से। देखिए, तमाम जिम्मेदारी वजीर आजम की है। जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करते हैं जानबूझ के, जिन्होंने धरने में की, जिन्होंने धांधली वाले मामले पे की, जिन्होंने लॉकडाउन में की, उनका कौन जिम्मेदार है? हम तो उस वक्त भी कहते थे और आज भी कह रहे हैं कि ये गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाती है। इससे पाकिस्तान का इस्तेहकाम, पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान का इमेज गिरता है। लेकिन नवाज शरीफ घराने वालों को कोई परवाह नहीं पाकिस्तान की। स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो जाए, पाकिस्तान में डॉलर बढ़ जाए। मगर तलाजोई साहब, एक सवाल है मेरा आपसे। तलाजोई साहब, आप जो ऑपोजिशन है उसका सवाल तो ऑपोजिशन से करेंगे ना, मगर स्टॉक मार्केट अगर गिर रही है, देखिए मार्केट जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल पर गिरती है। अगर उसकी इतनी फिक्र है, मार्केट गिरी थी जब परवेज मुशर्रफ का फ्यूचर भी अनसर्टेन हो रहा था, इसलिए नहीं गिर रही थी कि जी परवेज मुशर्रफ ही पाकिस्तान का फ्यूचर थे, क्योंकि गैर यकीनी की सूरत हाल थी। मार्केट गिरी थी जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल थी। जब मामला तय हो गए, मुशर्रफ साहब गए, पीपल्स पार्टी आए, बढ़ गई, पीपल्स पार्टी गई, आप आए, फिर बढ़ गई, तो गैर यकीनी की सूरत हाल से घटती है मार्केट। तो इस गैर यकीनी की सूरत हाल से निकालना मियां साहब का भी तो काम है। इतनी तहकीकात हो रही है, उनके अपने मातहत इदारों ने इतनी एडवर्स रिपोर्ट दी है, तो वो नहीं सोच रहे इस बारे में कि उनका भी कोई जिम्मेदारी है? देखिए, ये जो आर्टिफिशियल किस्म का बुरहान पैदा किया जाता है ना, ये जो आर्टिफिशियल किस्म का तूफान खड़ा किया जाता है, ये जो आर्टिफिशियल किस्म के धरने और लॉकडाउन और दिखाया जाता है कि पाकिस्तान में जब इस्लामाबाद में 4,000-5,000 आदमी ला के दिखाया जाता है कि पूरा पाकिस्तान ही शायद नवाज शरीफ के खिलाफ है, ये सारे आर्टिफिशियल है ना। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक साजिश, एक इसी तरह ड्रामा, एक कहानी जो है वो पाकिस्तान की तारीख में चलती रही है। लेकिन अब पाकिस्तान के अदारे मैच्योर हो,
पाकिस्तान की अदलिया आजाद है, पाकिस्तान में अदारे जो हैं वो सीख चुके हैं कि दायरे से निकलेंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा, और अंपायर जो है वो पाकिस्तान के अवाम है। और शुक्रिया। तो साहब कह रहे थे कि इस्तीफे का कोई इरादा नहीं है, इस सारे मामले को कंटेस्ट करेंगे, हमें हुकूमत में किसी की जरूरत नहीं है, नून लीग की अपनी एक हुकूमत है। इसके अलावा आज एक और अहम डेवलपमेंट हुई। जाहिर है जब मरकज़ में सियासत में इतना ज़्यादा फोकस है, कराची की सियासत में पिछले हफ्ते एक मामला ये हुआ कि आफाक अहमद ने MQM की सपोर्ट की और कहा कि महाजिर वोट नहीं डिवाइड होना चाहिए। आज MQM के तरफ से MQM के लिए पाक सर ज़मीन पार्टी की तरफ से ऑफ़र की गई और उनकी तरफ से ये ऑफ़र की गई कि जी आप हारे हैं, हालांकि आप हारे हैं, इसके बावजूद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान MQM पाकिस्तान को दोस्ती की दावत दी। मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कराची वालों को गवाह बनाते हुए उन्होंने कहा कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के सरबराह फारूक सत्तार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं और उन्हें मिलकर काम करने की दावत दी। आज जबकि ये नाकामी हो गई है, फारूक भाई मैं आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूं। पाक सरजमीन पार्टी फारूक सत्तार साहब को और उनके तमाम लोगों को काम साथ मिलाकर एक रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं। आए बैठकर इसका रास्ता निकालते हैं और आए मिलकर इसमें साथ काम करते हैं। ये उनकी तरफ से दावत दी गई, मगर अब तक जो MQM का रिस्पांस आया है वो इसको मुस्तरद ही करती नजर आती है। इनका कहना था मुस्तफ़ा कमाल साहब का कि आपका नैरेटिव फेल हो गया कि माइनस अल्ताफ आप चला लेंगे पार्टी, और MQM का ख्याल ये है कि पाक सर ज़मीन पार्टी जो है वो नाकाम हो गई। प्रोग्राम में जिक्र हो जाए दुनिया भर में गुरबत के खात्मे, तालीम के फ़रोग और सेहत की सहूलियात की फराहमी के हवाले से पाकिस्तान में और दुनिया भर में इस्माइली कम्युनिटी की बेपनाह खिदमात है और उसका सहरा प्रिंस करीम आगा खान चाहरम को जाता है। इस्माइली कम्युनिटी आज उनका प्रिंस शाह करीमुल हुसैनी की इमामत की 60वीं सालगिरह का जश्न मना रही है। उन्हें यह मनसब 11 जुलाई 1957 को अपने दादा सुल्तान मोहम्मद शाह आगा सोम की जानशीन के तौर पर हुआ, और इस बात में कोई शक नहीं कि इस्माइली कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा खिदमात है पाकिस्तान में, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो हॉस्पिटल सेक्टर हो या दूसरे मामलात हों, पाकिस्तान के इलाकों में डेवलपमेंट के मामलात हों, उसमें एक बाकायदा तौर पर किरदार रहा है। हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से इस्माइली कम्युनिटी को मुबारकबाद पेश करते हैं। आज की प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।